दोस्तों, तो एरोमेटिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है मालवी रोहित और हमारी जो केमिकल रिएक्शंस की जो सीरीज चल रही है, आज हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम पढ़ाने वाले हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें किसने दिया था? हमें द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें दिया था एंटोइन लॉरेंट लेवोसर। ठीक है, एंटोइन लॉरेंट लेवोसर। ठीक है, ये एक फ्रेंच केमिस्ट है। ये एक फ्रेंच केमिस्ट है जिन्होंने हमें ये टॉपिक दिया था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 17 वेट वेट हाँ 1789 1789 में इन्होंने हमें ये द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। अब ये टॉपिक है क्या? तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहले हम इस टॉपिक में जो वर्ड जुड़े हैं हमें इसका मतलब समझ लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? नथिंग चेंजेस, एवरीथिंग इज स्टे द सेम। मतलब कि जो भी चीज आपकी रिएक्टेंट और जो भी प्रोडक्ट साइड आपको दी है वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस इन द सेंस ऑफ मास, इन द सेंस ऑफ मास के जरिए कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। अगर आपका रिएक्टेंट साइड मास आपका 2 ग्राम है तो जो प्रोडक्ट साइड जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो भी 2 ग्राम ही होगा और उसके इक्वल ही होगा। ऐसा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है, अब मास का देख लेते हैं। समथिंग दैट कंटेन्स एटम, वो तो आपको पता ही है। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1, ठीक है। ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का 8 16, ठीक है। तो इस तरीके से उनका जो मास होता है, 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो वो उसका मास मतलब कि उसमें एटम्स उतने हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या दिया था? स्टेटमेंट एंटोइन लॉरेंट लेवोसर ने स्टेटमेंट क्या दिया था? स्टेटमेंट इन्होंने कुछ ऐसा दिया था। स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था? द मास, उन्होंने दिया था द मास और मैटर is neither be created nor be destroyed, by chemical reaction and physical ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था? द मास और मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि आप समझ रहे हो, उन्होंने ये कहना चाहते थे कि जो आपका इक्वेशन है उस इक्वेशंस में दोनों साइड आपका जो मास है वो हमेशा इक्वल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ये यही कह रहे हैं कि जब आपका इक्वेशंस में मास है, जो रिएक्टेंट साइड है, और रिएक्टेंट साइड पे वो क्या करेंगे? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, तो उस दौरान जो रिएक्शंस होगी उसमें आपका मास ना ही डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएटेड, मतलब कि ना ही बढ़ेगा और ना ही कम होगा। चलिए, हमें इसे और अच्छे से अगर आपको समझना है, चलो एक और स्टेटमेंट में लिख लेता हूं, बीच में और करके लिख लेता हूं। ठीक है, और करके लिख लेता हूं। Nothing is gain, nothing is lost
everything is the same, everything is same, ठीक है, everything is same। इन्होंने क्या बोला कि ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, ना ही गेन होने वाला है ना ही लॉस होगा, सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा रहेगा इन द सेंस ऑफ मास, ठीक है। अब ये उन्होंने बना तो दिया, अब सर लॉरेंट सर ने ये बना तो दिया, लेकिन ये क्यों बनाया, किस लिए यूजफुल होगा ये हमारे लिए, तो ये हमारे यूजफुल, जैसा कि मैं आपको 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं कि हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशंस का मास बैलेंस करने के लिए ये हमारे यूज होगा। कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के टाइम वो लिबरेट हो जाते हैं और जिससे हमें पता नहीं चलता कि उनका जो मास कितना ऑक्यूपाइड हुआ था उस रिएक्शन में। तो ये समझने के लिए उन्होंने ये एक थियरी दिया, एक टॉपिक दिया, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारे लिए उस चीज में ये बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल यूजफुल हमारे लिए किस लिए है, ठीक है, ये हमारे किस लिए है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है 2H2 plus O2 gives 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना होता है, 2 है, और 2 2 4 मींस यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है मास, तो 1 × 4 मींस इसका कितना हुआ 4, और O2 का कितना होता है 8, तो 8 2 जा हमारा कितना हुआ, 8 2 जा हमारा हुआ 16, ये 16 और 4 कितना हुआ हमारा टोटल 20 होता है। अच्छा चलिए इस साइड आते हैं, हाइड्रोजन का कितना हुआ 4 और इसका कितना हुआ 16, हाँ इसका कितना हुआ 16 प्लस 4 20। तो देखिए दोनों साइड हमारा क्या है, दोनों साइड हमारा मास जो है वो इक्वल है, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों हमारा मास इक्वल है। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस भी है और मास भी हमारा इक्वल है, ठीक है। अब ये इन्होंने बना तो दिया, अब किस बेस पे इन्होंने ये बनाया, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जिससे उन्हें पता लगा कि हाँ कुछ रिएक्शंस हो रही है, कुछ एलिमेंट में, कुछ कंपाउंड में, किसी दो कंपाउंड के बीच में कुछ रिएक्शन हो रही है जिसके वजह से एक कंपाउंड, एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसमें दोनों का मास इक्वल आ रहा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने समझाने में थोड़ी बहुत गलती कर दी। अब ये जो थियरी थी, ये थियरी तब तक सही थी जब तक सर आइंस्टाइन की थियरी नहीं आ गई। सर आइंस्टाइन की थियरी ये कहती है, सर आइंस्टाइन की थियरी क्या थी मैं आपको बता देता हूं। सर आइंस्टाइन की थियरी ने ये, सर आइंस्टाइन की थियरी का टॉपिक का नाम था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। उन्होंने क्या कहा था, मास एंड एनर्जी, मतलब कि जो हमारा मास है वो भी इक्वल रहता है, उसके साथ साथ जो हमारी एनर्जी है वो भी इक्वल रहती है। मींस इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये कहा कि मास जो हमारा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और जो हमारी एनर्जी है वो हमारे मास में कन्वर्ट हो सकती है। और सर आइंस्टाइन ने एक छोटी सी चीज भी कहा था, एक हाइपोथेसिस रखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब भी तुम्हारी कोई भी रिएक्शंस होती है, ना, तो उसमें तुम्हारा क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना वो थोड़ी सी लिबरेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये प्योरली सेटिस्फाइड नहीं है, ये प्योरली मींस जो बोलते हैं ना 99.99% वाला किस्सा है, ये 99.99 वाला किस्सा है, ठीक है। हम प्योर नहीं बोल सकते कि ये जो आपकी बैलेंस हुई ये 100% है, ये 99.99 है, 0.01% में। फिर सर आइंस्टाइन ने जब ये रखी तो मास इक्वल टू एनर्जी, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसी दौरान इसका जो मास है वो एनर्जी कन्वर्ट होकर थोड़ा सा लिबरेट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है
कि ये जो दोनों साइड जो मास है वो इक्वल नहीं हो पाता। मे बी अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 19.9999 समथिंग रहेगा, थोड़ा मास तो लिबरेट होने वाला है। ठीक है, तो जब तक सर आइंस्टाइन ने नहीं कह दिया तब तक ये चलता रहा, इनकी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये चलता रहा। ठीक है, अब इन्होंने ये दे तो दिया, तो इन्होंने थोड़ा जो इनकी एक्सपेरिमेंट थी वो एक्सपेरिमेंट इतनी पक्की नहीं थी और एग्जैक्ट नहीं दिखा पाए, तो इनको शो करने के लिए हमारे उसके बाद सर आए लैंडोल्ट। हमारे कौन से सर आए? लैंडोल्ट। चलिए हम लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट चलो आपको लिखना है तो ये फटाफट कंजर्वेशन मास और स्टेटमेंट लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, ओके चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब जो हमारे जो साइंटिस्ट आए, हमारे साइंटिस्ट कौन थे? लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। लैंडोल्ट सर ने कहा, ये जो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको अच्छे से समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने एक इक्वेशन लिया। ठीक है, उस इक्वेशन में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया और एक दूसरी भी ग्लास ट्यूब ली उन्होंने। फर्स्ट ग्लास ट्यूब में उन्होंने क्या डाल दिया? उन्होंने डाल दिया AgNO3। उन्होंने क्या डाल दिया? AgNO3। सेकंड ग्लास ट्यूब में उन्होंने क्या डाल दिया? सेकंड ग्लास ट्यूब में उन्होंने डाल दिया NaCl। उन्होंने क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कर दिया? NaCl को AgNO3 में डाल दी। NaCl का जो सॉल्यूशन था उसको AgNO3 के सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी उन्होंने क्या कर दिया? इसके अंदर पुट कर दिया, यानी दो टेस्ट ट्यूब को अब एक टेस्ट ट्यूब हमारी बन चुकी है। ठीक है, तब क्या फॉर्म हो चुका है हमारा? अब जैसे ही उन्होंने NaCl प्लस AgNO3 उन्होंने मिलाया, तब हमारा क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था? हमारे पास था AgNO3 प्लस NaCl हमारे पास था। जब इसकी रिएक्शन हुई तब क्या हुआ? तब हुआ हमारे पास AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इस दौरान ये केमिकल रिएक्शंस हुई, तो लैंडोल्ट सर को कैसे पता चला कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई? तो केमिकल रिएक्शन ऐसे हुई कि यहाँ पे क्या हुआ? AgCl की जो प्रेसिपिटेशन थी वो फॉर्म हो गई। प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन में मतलब कि इनसॉल्युबल होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब कौन सी? हमारी व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो गई। टेस्ट ट्यूब में व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो गई। पीपीटी का मतलब आपको पता है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, वाटर नहीं सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में। ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में क्या हो गया? ये पीपीटी फॉर्म हो गई। जैसे ही इक्वेशन में पीपीटी फॉर्म हो गई, रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म हो गई, वैसे ही पता चल गया कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है, वहां पर रिएक्शन हुई है। हमें पता है कि रिएक्शन होती है, जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि रिएक्शन होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर रिएक्शन हो रही है इसमें? तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इनके अलावा हमें इस तरीके से भी पता चलेगा कि हमारे पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था चेंज इन स्टेट में पढ़ा था कि जैसे लिक्विड टू गैस और इस तरीके से चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे पीपीटी फॉर्म हुई AgCl की। ठीक है, AgCl की जो पीपीटी फॉर्म हुई सॉल्यूशन, उससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे रिएक्शंस हुई है। और जैसे ही पता चला कि ये रिएक्शंस हुई है और दोनों साइड अगर हम समझ लेते हैं, चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 150 ग्राम है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला है? 150 ग्राम ही मिला है।
तो दोनों साइड जो हमारा है वो इक्वल है, दोनों साइड हमारा क्या है, जो मास है वो इक्वल है, तो उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये पूरी तरीके से, ये एग्जाम पूरी तरीके से, ये एक्सपेरिमेंट जो यूज हुआ वो पूरी तरीके से वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो यही लैंडोल सर ने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाया कि यहाँ पे रिएक्शंस भी हो रही है। रिएक्शंस कैसे पता चला? क्योंकि व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रहा है, मतलब कि कुछ तो रिएक्शन हुई है AgNO3 और NaCl के बीच में। ठीक है, तो रिएक्शन, ये पीपीटी फॉर्म हुई जिससे पता चला कि रिएक्शंस भी हो रही है और मास भी हमारा दोनों इक्वल आ रहा है। तो चलिए अब हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टॉपिक है, उस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल हम 1 ले लेते हैं। एग्जांपल 1 है हमारा, एग्जांपल 1 है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब देखिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब 2 और 2 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो यहाँ पे हम समझेंगे 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, 2H2O हो रहा है, 2H2O हो रहा है, मतलब कि आपको पता है ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि दोनों साइड जो मास है वो हमारा इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड हमारा जो मास है वो इक्वल है। चलिए हम सेकंड वाला ले लेते हैं। सेकंड हमारा एग्जांपल क्या है, सेकंड हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा सेकंड हमारा एग्जांपल है 4Al प्लस 3O2 2Al 2O3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्जांपल है। चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एल्यूमिनियम कितना है, Al हमारे पास 4 है। चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, और हमारे पास O2 कितना है, O2 हमारे पास 6 है। हमने O2 के 3 बना लिया, मतलब आप समझ जाना कि इसको हम 6 समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 6 है। चलिए अब यहां से हमारे पास क्या हो रहा है, 2Al2 और O3, मतलब कि किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे देखिए 4Al थे तो हमारे पास 4Al आ गए, 6O2 थे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब दोनों साइड हमारा इक्वल है। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशंस को आपको समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे कुछ हम सॉल्यूशन, हम क्वेश्चन लिख के रखते हैं और फिर हम उनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हमने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो हम अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसके वजह से आपका जो टॉपिक है वो एकदम से अच्छे से हो जाए कंप्लीट और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हम ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम है जो हमें फाइंड करना है। हमारा जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम हमें दिया हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें कितना दिया हुआ है, 40.3 ग्राम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम समझ लेते हैं x। तो चलिए x प्लस 16 ग्राम गिव्स हमें क्या मिल रहा है,
40.3 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 16 ग्राम है वो रिएक्शन के उस साइड लेके जाएंगे। तो चलिए हम लेके जाते हैं। ये हमारा H है ना, तो इसको हम मैग्नीशियम ही समझते हैं, इसको हम मैग्नीशियम ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए हमने मैग्नीशियम लिखा इक्वल, ठीक है, या फिर हम इस तरीके से भी करें, इसको वहां पे जान दिया 40.3 माइनस 16 ग्राम। 14.3 माइनस 16, क्योंकि इक्वल के उस साइड जाता है, इक्वल के उस साइड जाता है, मींस क्या हो जाता है, इक्वल के उस साइड जाता है, मतलब कि अपनी साइन चेंज कर देता है, वो अपनी साइन चेंज कर देता है। 16 ग्राम यहाँ पे प्लस में था, वहां जाकर माइनस में हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर mg हमको क्या मिला, mg हमको 40 माइनस 16 मींस कितना हुआ, 24.3 ग्राम। हमें कितना मिल रहा है, 24.3 ग्राम। मींस हमारा इस रिएक्शन में जो मैग्नीशियम का मास है वो कितना है, 23 ग्राम। ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम का मास है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सी मेथड है, बस और कुछ नहीं है, और सारे आपके रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या कहा है, which of the following chemical reaction indicates the mass is conserved। ठीक है, मास इज कंजर्व, इनका मीनिंग ये है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है, इन चारों में से कौन सा केमिकल रिएक्शन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले ए, Mg हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl2 हमारे पास क्लोरीन 2 है, यहाँ पे Mg हमारे पास 2 है और क्लोरीन हमारे पास 2 है। मींस तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि क्लोरीन तो हमारा 2 है, तो क्लोरीन तो यहाँ पे भी 2 हमारा क्लोरीन बैलेंस है, लेकिन Mg मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ओनली 1 ही है, मतलब कि ये हमारा नहीं होगा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। चलिए हम सेकंड पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। Zn हमारा 1 है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे Zn और S दोनों 2 है हमारे पास, यहाँ पे Zn1 S1, यहाँ पे Zn2 S2, मींस ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। चलिए हमारा थर्ड वाला C हमारा कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमारी कार्बन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, मींस उल्टा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, वहां पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, वहां पे कार्बन 2 है, मींस ये भी हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम दोनों नहीं हो सकता। चलो हम बी वाला देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कैल्शियम भी 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी हमारा 2 है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बहुत अच्छे से बैलेंस है। देखिए 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, तो हमारा कौन सा बैलेंस इक्वेशन है, हमारा बी वाला जो मास इज कंजर्व्ड है। ठीक है, कंजर्व्ड। चलिए हम अपने थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में क्या कहा है, इफ 27.3 gram of mercury chloride is heated and completely decomposed, give the element oxygen and mercury. 2.09 gram of oxygen are produced. How many gram of mercury are produced? ठीक है, आपको चीजें समझ आ रही है। यानी उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास मर्क्यूरी ऑक्साइड है और मर्क्यूरी ऑक्साइड से वो क्या दे रहा है, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन दे रहा है। मींस उन्होंने किसका दिया हुआ, उन्होंने मर्क्यूरी ऑक्साइड का दिया हुआ 27.3 ग्राम, उन्होंने ऑक्सीजन का ग्राम दिया हुआ 2.09 ग्राम। हमें क्या फाइंड करना है, हमें मर्क्यूरी का फाइंड करना है। तो चलिए हम रिएक्शंस पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड, सॉरी मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड है तो Hg0। ठीक है, ये हमें क्या गिव्स कर रहा है, ये हमें क्या गिव्स कर रहा है, हीटेड एंड कंप्लीटली डिकम्पोज, गिव द एलिमेंट ऑक्सीजन एंड मर्क्यूरी। हमें क्या दे रहा है, मर्क्यूरी दे रहा है, साथ में हमें क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, अब उसने मर्क्यूरी ऑक्साइड कितना दिया है, 27.3 ग्राम, तो ये हमारा है मर्क्यूरी ऑक्साइड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 23.7 ग्राम। चलिए आगे चलते हैं। हमको इन्होंने ऑक्सीजन कितना दिया, 2.09 ग्राम। ठीक है, तो 2.09 ग्राम ये हमें ऑक्सीजन दिया है, लेकिन मर्क्यूरी हमें नहीं दिया है, तो इसको फाइंड करना है। ठीक है, मर्क्यूरी को फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, 27.3 ग्राम ये मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, तो हमें 2.09 ग्राम दिया हुआ है। अभी ऑक्सीजन को हम वहां पे लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस में वहां पे माइनस में हो जाएगा। 27.3 ग्राम माइनस 2.09
ग्राम इक्वल टू Hg। हमें मर्क्यूरी कितना मिलेगा, हमें मर्क्यूरी कितना मिलेगा, तो जैसे हमें दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 25 के समथिंग है, 25 ग्राम के समथिंग हमें दिख रही है, ठीक है। हमें कितना दिख रहा है 27 है, तो 27 में 2 गया तो कितना बचा 25, और 25 में 09 है, मतलब कि 25.0 चलो हम इसको समझ लेते हैं कि 25 से करीब है, तो यहाँ पे 25 से समथिंग, हाँ देखिए ये सी वाला है हमारा 25, ठीक है। तो ये 25 ग्राम हमें मर्क्यूरी अपना मिल चुका है, मीन्स हमारा यहाँ पे मर्क्यूरी कितना होगा, यहाँ पे हमारा मर्क्यूरी होगा 25 ग्राम, 25 ग्राम प्लस 2.09 हमारा 27.3 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर में इन्होंने क्या कहा है, सपोज 100 ग्राम ऑफ iron metal rust, we weigh the rust, find that the rust has a mass of 143 gram, what mass of oxygen react with iron। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, हमारा जो आयरन मेटल पे जो आयरन का रस्ट लग जाता है उसका उन्होंने वेट दिया 100 ग्राम, ठीक है, उन्होंने वेट दिया 100 ग्राम, ठीक है। फाइंड दैट द रस्ट हैज अ मास, रस्ट का वेट उतना दिया है और आयरन का वेट उन्होंने 100 ग्राम दिया है। हमें ये पता लगाना है, आपको पता ही है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा लगता है, ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद होती है तब वो रस्टिंग ऑफ आयरन लगता है। तो चलिए इसे हम कोशिश करते करने की। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक आयरन है, हमारे पास उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और हमको क्या है, यहाँ पे है रस्ट। चलिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब रस्ट का उन्होंने कितना दिया हुआ है, रस्ट का उन्होंने दिया 43 ग्राम दिया हुआ है, ऑक्सीजन तो हमें फाइंड करना है, और आयरन हमें कितना दिया उन्होंने, आयरन हमें दिया 100 ग्राम, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम प्लस ऑक्सीजन इक्वल 143 ग्राम, ठीक है। अब ये 100 ग्राम को हम उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो O2 हमारे पास 143 माइनस 100 ग्राम मींस O2 ऑक्सीजन हमें कितना मिल रहा है, ऑक्सीजन हमें जैसे कि आपको पता है 43 ग्राम मिलेगा, ठीक है। क्या 43 ग्राम ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में है डी वाला, तो ये 43 ग्राम हमारा ऑप्शन में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए। आई होप कि आपका सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि मेरा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर लाना है, उस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलिए यहां पे लिख लेता हूं। क्वेश्चन मेरा है, does photon have any mass। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, does photon have any mass? Yes, then why, and no, then why। ठीक है, अगर आपका आंसर है कि हाँ फोटोन का मास होता है तो कैसे होता है, अगर फोटोन का मास नहीं होता है तो भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर आप लिख के बताइए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना कि डस फोटोन हैव एनी मास, क्या लगता है आपको कि फोटोन का मास होता है कि नहीं होता। फोटोन मतलब आपको पता ही है, फोटोन मतलब लाइट, क्या लाइट का मास होता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक फिनिश हुआ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही था, इतना ही था, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।